हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे सोलर एनर्जी के बारे में और साथ ही हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इसे हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सूरज की रोशनी पृथ्वी पे आने में कितना समय लगाती है? चलिए मैं बताता हूँ। सूरज की रोशनी पृथ्वी पे आने में 8 मिनट और 18 सेकंड लगाती है, जिसके कारण वो सूर्य से पृथ्वी पर आती है। साथ ही जो सूरज की रोशनी होती है वो लगभग 174 पेटावाट्स की एनर्जी पृथ्वी की सतह पर आती है। जो सूरज की रोशनी होती है वो लगभग 174 पेटावाट्स पृथ्वी की अपर लेवल पर आती है, जिसमें से लगभग 30% वो रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर में चली जाती है या स्पेस में चली जाती है। से 70% एनर्जी ये पृथ्वी के इनर सरफेस में आती है, जहाँ पे ये आपकी बात करें तो बादलों के द्वारा, महासागरों के द्वारा, भूमि के द्वारा वो एब्जॉर्ब की जाती है। तो इतनी एनर्जी आती है सूरज की तरफ से कि अगर उस एनर्जी का हम पूर्ण रूप से केवल 1 घंटा यूटिलाइज कर लें तो हमारी 1 साल की सभी की ऊर्जा की आवश्यकताओं को हम पूर्ति कर सकते हैं। तो ये है सूरज की एनर्जी या सोलर एनर्जी, जिसको हम अगर यूज़ करें तो हमारी जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जो कि फॉसिल फ्यूल कहते हैं जिनको, जो पेट्रोल होते हैं, आपकी गैसेस होती हैं, कोल होते हैं, ऐसे ज्वलनशील फ्यूल जो एटमॉस्फेयर को भी हार्मफुल पहुंचाते हैं और साथ ही साथ जिनकी लाइफ स्पैन भी एक निश्चित समय तक है, उन फॉसिल फ्यूल का एक अल्टरनेट सोल्यूशन है। तो सोलर एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं एक बड़े व्यापक वे में, और साथ ही साथ ये आपका भूमि, वायु या जल के किसी भी तरीके का पोल्यूशन भी नहीं फैलाता है। तो सोलर एनर्जी को हम यूज़ करें तो ये बेसिकली जो है एक बहुत ही व्यापक रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो सोलर एनर्जी का ब्रीफ था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की कि सोलर एनर्जी को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो सोलर एनर्जी को हम 2 भागों में क्लासीफाई करते हैं। एक तो होता है एक्टिव सोलर एनर्जी, दूसरा होता है पैसिव सोलर एनर्जी। जो एक्टिव सोलर एनर्जी होता है इसको कहीं कहीं पर एक्टिव सोलर टेक्निक्स या पैसिव सोलर एनर्जी को पैसिव सोलर टेक्निक्स भी कहीं कहीं लिखा हुआ पाया जाता है। तो जो एक्टिव सोलर एनर्जी होता है ये बेसिकली 3 भागों में डिवाइड होती है, जिसमें से जो सबसे पहला भाग होता है वो है फोटोवोल्टेइक सिस्टम, और दूसरा भाग होता है कंसंट्रेटेड सोलर एनर्जी, और इसका जो नेक्स्ट और तीसरा भाग होता है वो है सोलर थर्मल कलेक्टर। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं फोटोवोल्टेइक सिस्टम से। तो जो फोटोवोल्टेइक सिस्टम होता है ये सूरज से जो प्राप्त एनर्जी होते हैं वो अपने पैनल के द्वारा उस थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फॉर्म में चेंज करता है। और जो फोटोवोल्टेइक सिस्टम होता है इसके मेनली 4 एलिमेंट होते हैं जिसके द्वारा ये पूरा सेटअप कंप्लीट होता है। तो जो सबसे पहला होता है उसको हम सोलर पीवी अरे कहते हैं, दूसरा होता है वो चार्जर कंट्रोलर होता है, तीसरा होता है बैटरी सेटअप, और चौथा होता है इन्वर्टर। तो अगर हम सबसे पहले से स्टार्ट करें जिसको हम कहते हैं सोलर पीवी अरे। सोलर पीवी अरे होता है ये सोलर मॉड्यूल या सोलर पैनल के सीरीज फॉर्म में काफ़ी सारे अगर हम आपस में मिक्स कर दें, आपस में ज्वाइंट कर दें सोलर पैनल या सोलर मॉड्यूल को, तो वो सोलर पीवी अरे बन जाता है। और अगर हम सोलर बात करें, जो सोलर सेल होते हैं, सोलर सेल के अगर हम सीरीज फॉर्म में काफ़ी सारे जो क्रिस्टल होते हैं वो ज्वाइंट कर दें तो उसके कारण सोलर पैनल या सोलर मॉड्यूल बनता है। जो आइडियली होता है वो 36, 60 और 72 सोलर सेल को अगर हम ज्वाइंट करते हैं तो उसके जो बनता है सीरीज फॉर्म में ज्वाइंट करते हैं, उससे हमें जो कॉम्बिनेशन मिलता है वो सोलर पैनल या मॉड्यूल कहलाता है। और सोलर पैनल और या मॉड्यूल को आपस में सीरीज फॉर्म में जब कई सारे सोलर पैनल को ज्वाइंट करते हैं तो उससे हमें सोलर पीवी अरे मिलता है। तो सोलर पीवी अरे से जो भी सूर्य की थर्मल एनर्जी मिलती है वो हमें डीसी इलेक्ट्रिक फॉर्म में सोलर पीवी अरे के माध्यम से प्राप्त होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो चार्ज कंट्रोलर आता है, जो कि बैटरी सेटअप और सोलर पीवी अरे के बीच का मीडिएटर होता है। इसका मेन काम ये होता है कि जो अनइवन जो डीसी इलेक्ट्रिक प्राप्त होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी जो है दोपहर में काफ़ी स्ट्रांग होती है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो एनर्जी जो होती है वो कम होती चली जाती है। तो जो चार्जर कंट्रोल होता है वो सूरज की जो एनर्जी है उसको फ्लक्चुएशन को स्टेबल करती है। इसके लिए बेसिकली 2 तरीके के चार्जर कंट्रोलर का हम यूज़ करते हैं। जो पहला चार्जर कंट्रोलर होता है उसको हम पल्स विथ मॉड्यूलेशन कहते हैं, जिसको हम PWM भी कहते हैं, और दूसरा जो चार्जर कंट्रोलर होता है उसको मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग कहते हैं, इसको हम MPPT कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला जो है पल्स विथ मॉड्यूलेशन, ये बेसिकली जो है 4 से 60 एम्पियर के बीच की डीसी इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज़ होता है।
तो ये छोटे सेटअप के लिए यूज़ होता है। और जो नीचे वाला है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, ये जो है आपका एक बड़े सेटअप के लिए यूज़ होता है लगभग 160 वोल्ट डीसी करंट के लिए। मतलब अगर आपका जो एक सेटअप बड़ा है तो उसके लिए हम MPPT यूज़ करेंगे, जिसके कारण आपकी जो फ्लक्चुएशन होता है सोलर एनर्जी को वो स्टेबल करने का ये काम करता है। तो एक तो ये हो गया। तीसरा आता है बैटरी सेटअप। हम सभी को पता होगा कि बैटरी का मेन काम एनर्जी स्टोर करने का होता है, जो कि दिन के अलावा रात में भी अगर हम एनर्जी वो यूज़ करना चाहें तो एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट स्टेप होता है इन्वर्टर का। इन्वर्टर का काम ये होता है कि जो एनर्जी हमें मिलती है वो DC करंट के फॉर्म में मिलती है, तो इन्वर्टर के माध्यम से हम उसको AC करंट में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे घर के जो भी अप्लाइंसेस होते हैं वो सब AC करंट या अल्टरनेट करंट के बेसिस पे काम करते हैं, इसलिए हम इसको इन्वर्टर के माध्यम से यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फोटोवोल्टिक सिस्टम का एक ब्रीफ था। उसके बाद हम आते हैं कंसंट्रेटेड सोलर एनर्जी के बारे में। कंसंट्रेटेड सोलर एनर्जी जो होती है ये सूरज की एनर्जी को एक अच्छी इफिशियंट वे में कन्वर्ट करती है। मतलब अगर हम बात करें कंसंट्रेटेड सोलर एनर्जी में, तो इसमें एक रिसीवर होता है, साथ ही इसमें एक प्लेट लगी होती है जो रिसीवर के ऊपर सोलर एनर्जी को कंसंट्रेट कराती है। हम एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझते हैं कि जो घरों में अपने यहाँ जो डिश टीवी लगी होती है, एयरटेल टीवी होती है, या जो भी सेटअप बॉक्स लगे होते हैं, तो घर के ऊपर छत पे हम लोग एक प्लेट, ये छतरी लगाते हैं। तो उस छतरी में आपने ध्यान दिया होगा एक एल्युमिनियम की प्लेट होती है और एक छतरी से रिसीवर लगा होता है। तो अगर हम उसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो प्लेट होती है उस प्लेट को अगर हम कंसंट्रेटेड सोलर एनर्जी के वे में देखेंगे तो वो कांच या आपकी ग्लासेस की या लेंसेस की उस प्लेट को मान लेते हैं। और जो रिसीवर होता है उस रिसीवर से जो भी सूरज की, जैसे आपकी जो डिश टीवी होती है उसमें फ्रीक्वेंसी आती है आपके रिसीवर में, इसमें आपकी जो सूरज की एनर्जी होती है वो कंसंट्रेट होकर उस प्लेट पे टकराती है और उस प्लेट से टकराने के बाद उस रिसीवर में उसको एनर्जी वो देती है, जिसके कारण ये होता है कि जो भी रिसीवर में मोल्टेन फ्लूइड होता है या हाई हीट एब्जॉर्बिंग फ्लूइड होता है वो हीट को एब्सॉर्ब करता है। चूँकि हीट एब्सॉर्ब होती है तो वो आपका फ्लूइड गर्म हो जाता है, तो ये जो हीट होती है ये नीचे जाके स्टीम जनरेटर पे जाता है। नीचे जाके स्टीम जनरेटर का इसका आपस में कॉम्बिनेशन होता है, ज्वाइंट होता है, वो स्टीम जनरेटर पे जाता है। तो जो स्टीम जनरेटर होता है उनमें हीट एक्सचेंजर लगे होते हैं। तो हीट एक्सचेंजर क्या करते हैं, स्टीम जनरेटर के नाम से आपको पता चला होगा, स्टीम जनरेटर मतलब जनरेट करने वाला। तो जैसे ये मोल्टेन फ्लूइड स्टीम जनरेटर पे आया तो वो मोल्टेन फ्लूइड हीट एक्सचेंजर के माध्यम से स्टीम जनरेटर में जहाँ पे पानी भरा होता है वो हीट एक्सचेंजर में, क्योंकि ये मोल्टेन फ्लूइड होता है तो ये पानी को वेपर में कन्वर्ट कर देता है। मतलब रिसीवर से मोल्टेन फ्लूइड आपका हीट एक्सचेंजर में था और ये हीट एक्सचेंजर जो था स्टीम जनरेटर में था जहाँ पे पानी भरा था या वाटर भरा था, तो जिसके कारण ये आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है या स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये वेपर जो होता है ये स्टीम टरबाइन में जाता है। स्टीम टरबाइन में और ये वेपर की जो है कंसंट्रेशन बढ़ जाता है या और वेपर जो है अच्छा या स्ट्रांग हो जाता है, जहाँ पर आपका स्टीम टरबाइन में इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर लगा होता है। इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर का जो भी व्हील होता है वो इस वेपर के माध्यम से रोटेट करता है और जैसे वो रोटेट करता है वैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है। तो ये बेसिकली आपका कंसंट्रेटेड सोलर एनर्जी का एक ब्रीफ था, एक सेटअप था कि इस तरह ये कार्य करता है। और अगर हम बात करें तो जो कंसंट्रेटेड सोलर एनर्जी है बेसिकली डिश टाइप, पैराबोलिक थ्रो टाइप और सोलर पावर टावर के एप्लीकेशंस के रूप में यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद जैसे कंसंट्रेटेड सोलर एनर्जी के बात करें तो जो हमारा सी है एक्टिव सोलर एनर्जी का, वो है सोलर थर्मल कलेक्टर। सोलर थर्मल कलेक्टर का मेन काम ये होता है कि ये एक तो सबसे पहली बात कि ये इंडस्ट्रियल या होम पर्पस के लिए यूज़ होता है और इसमें हम ज़्यादातर जो है वाटर हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं, कहीं कहीं पे आप स्पेस हीटिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली दो तरीके का होता है, एक तो होता है नॉन कंसंट्रेटिंग सोलर थर्मल कलेक्टर, दूसरा होता है कंसंट्रेटिंग सोलर थर्मल कलेक्टर। तो पहला है नॉन कंसंट्रेटिंग सोलर थर्मल कलेक्टर, ये सामान्यतः फ्लैट प्लेट कलेक्टर या इवैक्यूएट ट्यूब कलेक्टर होते हैं। तो इसमें होता बस ये है कि जो जैसे इवैक्यूएट ट्यूब कलेक्टर का अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें आपका वाटर
जो कि सोलर थर्मल कलेक्टर है, तो एनर्जी जो है सूरज की एनर्जी सोलर कलेक्टर पे पड़ती है या इवैक्यूएट ट्यूब में पड़ती है, जिसमें आपका पानी भरा होता है या वाटर भरा होता है। उसके कारण ये आपका वाटर, जैसे सोलर थर्मल कलेक्टर में एनर्जी आई कलेक्टर में, तो ये वाटर जो होता है ये गर्म हो जाता है उन ट्यूब में। तो ये जब वाटर गर्म होता है तो उसके साथ में एक ऊपर वाटर कलेक्टर लगा हुआ होता है, मतलब वाटर टैंक भी हम कह सकते हैं इसे। तो जैसे ये आपका इवैक्यूएट ट्यूब में ये पानी गर्म हुआ तो ये वाटर टैंक में जाता है, क्योंकि पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये ऊपर के लेयर पे जाता है, और ठंडा पानी होता है वो वाटर टैंक के नीचे लेयर में होता है। तो अगेन ये ठंडा पानी फिर इवैक्यूएट ट्यूब में जाता है और सोलर हीटिंग के माध्यम से ये अगेन गर्म होके आपका वापस जो है वाटर टैंक में आ जाता है। तो इसका यही काम होता है। इसमें बेसिकली एक सामान्य सेटअप होता है जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं। तो आपका नॉन कंसनट्रेटिंग का पर्पस बस ये होता है स्पेशली कि वाटर हीटिंग का। नीचे अगर हम आते हैं कंसनट्रेटिंग सोलर थर्मल कलेक्टर में, तो इसमें जो है हम जो है सोलर कलेक्टर के साथ में आपका जो है हीट एक्सचेंजर भी लगा देते हैं। हीट एक्सचेंजर का जो होता है वो मेन काम तो ये होता है कि उसको बेसिकली पानी को गर्म करने का, लेकिन हीट एक्सचेंजर के अंदर जो है ग्लाइकॉल और वाटर का मिक्सचर होता है। तो जैसे ही सोलर कलेक्टर से हीट आई तो हीट एक्सचेंजर में ग्लाइकॉल और वाटर मिक्सचर को हीट मिली, जिसके कारण ये हीट एक्सचेंजर वाटर टैंक में होता है और ये हीट एनर्जी अपनी जो है रिलीज़ करता है, जिसके कारण वाटर टैंक का जो पानी है वो भी गर्म हो जाता है। तो उसके कारण आपकी वाटर जो है गर्म हो जाता है, या हीटिंग करके जो है वो जिस पर्पस के लिए यूज़ करना होता है वो यूज़ किया जाता है। तो ये नॉन कंसनट्रेटिंग जो सोलर थर्मल कलेक्टर है उसके कंपेयर में कंसनट्रेटिंग सोलर थर्मल कलेक्टर कुछ अच्छा इफिशियंसी देता है। तो ये इसका पर्पस था। तो बेसिकली ये 3 तरीके के ऐसे ही होते हैं जिसमें एक्टिव सोलर एनर्जी की हम अभी बात कर रहे थे कि, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्टिव सोलर एनर्जी जो है ये मेनता जिस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं वो अपनी एफिशिएंसी के कारण वो उसको फुलफ़िल करता है। तो ये था एक्टिव सोलर एनर्जी। अब हम अगर बात करते हैं आपके नेक्स्ट में जो है पैसिव सोलर एनर्जी। तो पैसिव सोलर एनर्जी जो है सामान्यतः जो बिल्डिंग होती है या घरों की बिल्डिंग होती है उसको खाली हीटिंग या कूलिंग करने के काम आता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें किसी भी तरीके की मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ नहीं करते हैं। तो इसके कारण जो है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट टाइप से होता है कि आप एक बार इन्वेस्ट कर दें और इसका आप यूज़ लंबे समय तक कर सकते हैं। इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होगा पैसिव सोलर हीटिंग, दूसरा होगा पैसिव सोलर कूलिंग। तो जो पैसिव सोलर हीटिंग होता है ये बेसिकली जो है आपका क्योंकि ये हीटिंग आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, तो इसका जो मेन काम होता है हम कांच का एक इसमें बड़ा एरिया यूज़ करते हैं जिसके माध्यम से हम सूरज की रोशनी को बिल्डिंग में प्रवेश कराते हैं, और यह सनलाइट के सामने मैक्सिमम 30 डिग्री तक का होना चाहिए जिससे मैक्सिमम सनलाइट हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पैसिव सोलर हीटिंग का काम होता है। और एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो मुख्य काम, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्डिंग में सनलाइट को एब्सॉर्ब कराता है। सनलाइट के अनुपस्थित में भी ये रूम टेम्परेचर मेंटेन करता है। और पैसिव सोलर हीटिंग में हम साउथ डायरेक्शन में ग्लास और एब्जॉर्बर मटेरियल का यूज़ करते हैं जो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। तो ये है पैसिव सोलर हीटिंग का ब्रीफ। अब हम बात करेंगे पैसिव सोलर कूलिंग की। तो पैसिव सोलर कूलिंग में हम दिन में अनवांटेड हीट को कम करते हैं। इसमें दक्षिण की तरफ खिड़कियाँ, क्रॉस वेंटिलेशन, छायादार पेड़ का हम यूज़ करते हैं तथा कमरे में कूलर के माध्यम से रात में संग्रहित हुई ठंड भी हम दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पैसिव सोलर कूलिंग का ब्रीफ है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पैसिव सोलर एनर्जी है इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट यूज़ करते हैं जिसके कारण हम अपने रूम टेम्परेचर को एक लंबे समय तक या तो हीटिंग या कूलिंग जैसा भी हमको चाहिए होता है उससे हमें मिलता है। तो ये 5 एलिमेंट ये हैं: एपर्चर, दूसरा है एब्जॉर्बर, तीसरा है थर्मल मास, चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन और 5वां है कंट्रोल। तो एपर्चर या कलेक्टर, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें हम ग्लासेस यूज़ करते हैं क्योंकि साउथ फेसिंग से जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो हम एपर्चर को इस तरह, कलेक्टर को इस तरह कांच लगाते हैं कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम सोलर एनर्जी हमारे बिल्डिंग में आ सके। एब्जॉर्बर ये होता है कि हमारे घरों की जो दीवारें होती हैं या फर्श होती हैं उसको हम इस मटेरियल से बनाते हैं कि वो एनर्जी मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको एब्सॉर्ब कर पाए।
थर्मल मास का मतलब ये होता है जो हमारी, जैसे हमने बात की, जो दीवारी अफवास है उसके नीचे की लेयर जो होती है वो थर्मल मास के माध्यम से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि जो नीचे की लेयर होती है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो सके एब्जॉर्बर के द्वारा जो एनर्जी आई है, और वो लंबे समय तक वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके, ताकि जैसे दिन के बाद अगर रात भी आए तो फिर भी वो एनर्जी जो है अगर यूज़ में आनी हो तो वो यूज़ में आ जाए। तो थर्मल मास का ये यूज़ होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का काम ये होता है कि जो पूरी बिल्डिंग में हमें एनर्जी जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करनी है उसको प्रॉपर वे में हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। और कंट्रोल का मतलब ये होता है कि बाई चांस अगर आपको लगता है कि एनर्जी अननेसेसरी हो रही है तो उसको हम क्रॉस वेंटिलेशन या एग्जॉस्ट फैन के द्वारा हटा सकते हैं। तो ये बेसिकली पूरा सोलर एनर्जी का एक प्रॉपर ब्रीफ है जिसको हमने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरीके की आपकी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप जो है पूछ सकते हैं, अपने YouTube चैनल में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कोशिश करूँगा मैं इससे रिलेटेड या कुछ और अच्छे टॉपिक मैं आपको आगे भी डिस्क्राइब करता रहूँ। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।